Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सभी MBBS और BDS स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था कि UG स्टूडेंट के लिए जो कि रिसर्च करना चाहते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर अलग से रिसर्च में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई यानी MBBS या BDS के साथ साथ रिसर्च में कुछ काम करना चाहते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्यों रिसर्च करनी चाहिए और अगर करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए रह सकते हैं, और कई सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था, कई सारे ऑप्शंस बताए थे जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो था STS का, स्पेशली MBBS और BDS वाले स्टूडेंट को, जो कि है शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि रिसर्च को प्रमोट करती है और रिसर्च कंडक्ट कराती है। तो इस फेलोशिप का जो मेन उद्देश्य है ये मैंने पहले ही बताया था कि UG स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना और स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना रिसर्च की तरफ, ये मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का। काफ़ी पुराने समय से जो है ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसका जो सिनेरियो है पूरा तरीके से बदल चुका है। और इसमें पहले ऐसा होता था कि हर साल मतलब MBBS के हर एक ईयर में आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इसका क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ही STS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार कॉलेज में पहुँचे, ताकि उनको टाइम से पता चल जाए। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जब तक स्टूडेंट को इसके बारे में पता चलता है तो डेट निकल चुकी होती है। जैसे हम लोग को भी जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, तो जब तक हमारा एडमिशन होकर हमको पता चला था STS के बारे में, तब तक इसकी डेट निकल चुकी थी फर्स्ट ईयर वाली। तो सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचा था सेकेंड ईयर वाला, जिसके अंदर हमने अप्लाई किया था। और इसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शंस कई सारे रहते हैं रिसर्च के, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था कि एक इंडिविजुअल रिसर्च भी रहती है, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खुद से रिसर्च कराते हैं। अगर आप उसके लिए एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली उसका अंदाज़ा आपको हो जाता है, या फिर अगर आप कॉलेज की जो आपकी फैकल्टी है उनके टच में रहते हैं तो वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपने बारे में उसमें बताया था कि एक PGI चंडीगढ़ की तरफ से UG रिसर्च कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये ICMR STS से थोड़ा डिफरेंट था। उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम था कि पहले मुझे प्रपोजल लिखना था, फिर उसके बाद सिलेक्शन से पहले हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन STS के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है। मेरा उसमें इंटरव्यू हुआ था, फिर उसके बाद जो है एक एजुकेशनल पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी, जो कि ICMR STS से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि ICMR STS के अंदर आपको कोई भी बताने वाला नहीं है कि रिसर्च कैसे करनी है, जो आपके गाइड हैं वही गाइडेंस आपको देंगे। लेकिन मेरा वाला जो था वो ICMR PGI चंडीगढ़ की तरफ से था, जिसमें एक स्पेशल टीचर्स का ग्रुप था जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कराने वाले थे। उन्होंने पूरा गाइडेंस किया था कि किस तरीके से रिसर्च करनी होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और पूरा बाकायदा लास्ट तक, जब तक पेपर पब्लिश हुआ था हमारा, पूरा लास्ट तक उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की थी। तो ये अलग अलग तरीके की रहती हैं, इस पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो के लिंक का मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो उसको देख सकते हैं। ये आपके सामने जो टाइमलाइन है अलग अलग ईयर्स में क्या रहती है, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि टाइमलाइन क्या रह सकती है, ताकि इस साल के लिए आप जागरूक हो जाएं कि डेट्स आपकी कब तक आ सकती हैं। जैसे 2024 में पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्टार्ट हुआ था, जो नया वाला तरीके से आया, तो मई के अंदर जो है इसकी लास्ट डेट थी, और इस बार भी अप्रैल से मई में भी आ गया था। तो नेक्स्ट ईयर भी जो अभी फर्स्ट ईयर में अलॉट हुए हैं स्टूडेंट, तो मान के चलें कि मार्च से अप्रैल के अंदर आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा STS में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ एक एक स्टेप करके, तो वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप यानी STS के बारे में। तो पहली बात तो ये ग्रेजुएट्स के अंदर MBBS और BDS दोनों ही स्टूडेंट के लिए रिसर्च का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए है, ताकि जो स्टूडेंट है वो अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी ध्यान दें और उसमें आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकें, और उसके साथ ही जो रिसर्च है वो साथ साथ हो सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ऐसा होता था कि हर साल आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले से इसके लिए जागरूक रहें, जो लोग करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर MBBS के अंदर। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो आपका, चाहे प्राइवेट हो, किसी में भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट ईयर वाले में होता है तो आपका जो स्टडी है वो थर्ड ईयर तक चलेगी। अगर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं और तब आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी स्टडी फोर्थ ईयर तक चलेगी, यानी टोटल 2 साल की जो है अब रिसर्च कर दी गई है। पहले ऐसा होता था 1 साल के अंदर अंदर ही रिसर्च करनी होती थी और हर साल आपके पास ऑप्शन होता था अप्लाई करने का। अभी ये क्राइटेरिया थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया।
नए क्राइटेरिया के अंदर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, और पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्सेज भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट के लिए ही बात कर रहे हैं। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है गाइड सेलेक्ट करने का। तो गाइड क्या होता है? एक फैकल्टी जो परमानेंट आपकी कॉलेज के अंदर हैं उनको आप सेलेक्ट करते हैं। किसी भी प्रोफेसर को, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, और वो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए कॉलेज के, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेआर या एसआर को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे हायर की पोस्ट होनी चाहिए, और वो रेगुलर फैकल्टी के तौर पर कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ एलिजिबिलिटी के अंदर आती है, उनको आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेन रोल जो है यहाँ पर वो गाइड का ही रहता है। आईसीएमआर एसटीएस के अंदर वही आपको गाइड करेंगे, रिसर्च क्या होती है, कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, कैसे अपना प्रपोजल लिखना है, और कैसे सिलेक्शन होने के बाद आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करानी है। क्योंकि आपको तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अभी जस्ट 12th पास करके आप जो है यहाँ पर आए हैं, और बहुत कम चीज़ों के बारे में ही आप जानते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी रिसर्च कर रखे हैं वही चीज़ें वो लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो जितने भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो उनको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसलिए एक गाइड रख दिया जाता है। और हर एक कॉलेज के अंदर जो भी रेगुलर फुल टाइम फैकल्टी है उनमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं गाइड के तौर पर। सब्जेक्ट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के गाइड होने चाहिए। कोई फैकल्टी हो, थर्ड ईयर के पढ़ाने वाली हो, फोर्थ ईयर के पढ़ाने वाली हो, और अगर उनका इंटरेस्ट है और स्टूडेंट को उसमें सेलेक्ट कराते हैं तो आप वहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दें, जब आप गाइड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने कॉलेज में पहले अभी तब तक के लिए बात कर लें, देख लें कि कौन कौन से फैकल्टी ऐसी है जो पहले स्टूडेंट का करा चुकी हैं या जिनके अंडर में सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि ऐसे फैकल्टी जो ऑलरेडी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन करा रखी हैं तो उनको पूरा सिनेरियो के बारे में पता होता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे सिलेक्शन के बाद रिसर्च कंडक्ट करानी है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा आप न्यू फैकल्टी के बदले ऐसी फैकल्टी को चूज़ करें जो ऑलरेडी सिलेक्शन करा चुकी हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनका 2% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो लगभग मान के चलो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उनके सिर्फ 2% बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। लगभग मिलाकर 2000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 80% सीट जो है वो एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए और 20% बीडीएस के लिए, यानी 400 बीडीएस की और 1600 एमबीबीएस की सीट्स रहेंगी जिनका सिलेक्शन फाइनली होगा। बात करते हैं टेन्योर की, यानी टाइमिंग आपकी क्या रहेगी। तो आपका जो लास्ट डेट रहती है फॉर्म सबमिट करने की, नॉर्मली वो मई या जून तक रहती है, तब तक आप जो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादातर रहता है अप्रैल से मई तक, तो ये आप टाइमलाइन का ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, प्रपोजल सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और उसके बाद टोटल 2 साल की ड्यूरेशन है जिसमें आपको करना है। उसमें टोटल 3 पार्ट हैं, जो कि है पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करना है आपको अपना जो भी रिसर्च टॉपिक है उसको डेवलप करना है कि क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है उसके अंदर, और फिर उसके बाद आपको सबमिशन करना है जो आपका रिसर्च कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर दूसरा सेकेंड समर ब्रेक के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, और थर्ड के अंदर एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रिपरेशन और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलता है, कितना पैसा इसके अंदर मिलता है। तो टोटल मिलाकर आपको 60,000 रुपये मिलना है सिलेक्शन के बाद। पहले कम होता था, पहले 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000 कर दिया गया था, और अभी क्योंकि 2 साल का हो गया पूरा प्रोग्राम तो इसको 60,000 कर दिया गया बढ़ाकर। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगा। पहला पार्ट जब आप कंप्लीट कर देते हैं फर्स्ट ईयर के बाद ही, तो 15,000 रुपये मिलेगा, जहाँ पर आप जो है जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो पूरा आप लिखकर जो है आईसीएमआर के एसटीएस पोर्टल पे डालते हैं, और जब वो बिल्कुल सही से अपलोड हो जाता है और वो चेक कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 की मिल जाती है। दूसरी इंस्टॉलमेंट जहाँ पर आप जो अपनी इंटरिम रिपोर्ट है, जो डाटा आपने कलेक्शन किया है, उसकी एक कॉपी देते हैं कि ये हमने डाटा कलेक्शन किया, उसके बाद आपको 15,000 रुपये मिलता है। और जब फाइनल आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं सबमिशन के बाद, तो उसमें आपको 30,000 मिलेगा, तो टोटल मिलाकर 60,000 का मिलता है। एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अभी मैं वेबसाइट भी बताऊंगा कहाँ पर आपको जाकर चेक करना है, कब करना है। टाइमलाइन ऑलरेडी मैंने बता दी है कि आप मान के चल सकते हैं मार्च से मई के टाइम के बीच में ही आपका जो है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट चाहते हो कि इसका जब अपडेट आए तो मैं एक वीडियो बना दूँ डेडिकेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, एक सेपरेट वीडियो जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम भी आपको बनाकर बता दी जाएगी, ताकि स्टूडेंट अप्लाई कर लें। ठीक है, उसके अंदर आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होता है वेबसाइट पर, और एक प्रपोजल बना करके आप रिसर्च किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, वो अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन अभी इसी साल हुआ है एसटीएस के अंदर, उनका भी प्रपोजल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने लिखा था और किस टॉपिक पे सिलेक्शन हुआ है। वो चलो मैं एक एक करके स्टेप आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर चलकर। तो ये वेबसाइट मैंने खोल ली है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की schemes.dhr.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो जितने भी हेल्थ साइंसेस की रिसर्च है उन सब के अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ एसटीएस नहीं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, तो उसमें सारे अपडेट्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे। फॉर्म फिलिंग भी आपको यहीं पे जाकर करनी होती है।
और आपकी फॉर्म कब आएंगे, मार्च से लेकर अप्रैल तक आप मान सकते हैं आएंगे। और फिर उसके बाद आप यहीं से लॉगिन वाले ऑप्शन से जाकर अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑप्शन आपके सामने सेकंड वाला है, लॉगिन करने का। यहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या स्टेप्स रहते हैं रजिस्ट्रेशन के, तो जो पोर्टल मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे जाकर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के जो है वेरिफिकेशन करना होता है। फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन प्रोफाइल बनानी होती है और फिर उसके बाद अपना प्रपोजल जमा करते हैं। ये आपके सामने इन्होंने सैंपल भी प्रोवाइड किया है कि लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको दिखता है, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भरनी है। और क्या कॉलेज का नाम है, आपका एड्रेस क्या है, कौन सा कॉलेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी होती है। और दूसरा जो बी पार्ट होता है फॉर्म का, वो होता है गाइड की इन्फॉर्मेशन, यानी जिस प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो जो भी आप गाइड सेलेक्ट करेंगे उनसे जाकर डिटेल्स ले लेंगे और यहाँ पर पोर्टल पे सबमिट कर देंगे। ठीक है। तीसरा पार्ट होता है प्रपोजल डिटेल्स का, कि क्या टॉपिक आपने रखा है, टॉपिक देना होता है। टाइप ऑफ स्टडी, कई सारी तरह की स्टडीज़ होती हैं, क्या सब्जेक्ट एरिया आपको वो यहाँ पर चूज़ करना होता है और डिपार्टमेंट कौन सा आपका वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद कई सारे अटैचमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। कि पहली बात तो जो आप जिस जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो प्रपोजल आपने लिखा है वो आपको जमा करना है। इथिक्स कमेटी का अप्रूवल आपको जमा करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, क्योंकि ये रिसर्च का ही पार्ट होता है। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन एक बार आप प्रपोजल लिखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। केस स्टडी फॉर्म होता है वो अपलोड करना है, स्टडी क्वेश्चन अगर आपकी रिसर्च में है तो वो अपलोड करना है, या कोई और डॉक्यूमेंट एडिशनल आपको लगाना है तो वो भी जमा करना होगा। ये सारी चीज़ें फिलअप करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके और फाइनल सबमिट कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो जो कि है आपका प्रपोजल राइटिंग। तो उसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं कि किस किस हेडिंग के अंदर आपको लिखना है और कितने वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। अभी कुछ स्टूडेंट का जो हमारे कॉलेज से पिछले साल सेलेक्ट हुए थे उनका भी एक मैं सैम्पल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले है यहाँ पर आपको टाइटल देना है जो कि मैक्सिमम 25 वर्ड्स का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन 300 वर्ड्स का, ऑब्जेक्टिव आपका 100 वर्ड्स का, और मेथडोलॉजी 800 वर्ड्स की, इम्प्लीकेशन एंड आउटकम 100 वर्ड्स का, और रेफरेंसेज आपको 300 वर्ड्स में देने होते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रपोजल राइटिंग का होता है वो होता है क्वेश्चन सिलेक्शन, क्योंकि इस लेवल पर जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अलॉट होता है या किसी भी कॉलेज में एडमिट होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि किस टॉपिक पर रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं उसमें देखने के लिए। पहले देखना होता है उस टॉपिक में कितनी रिसर्च हो चुकी है, फिर देखते हैं लिटरेचर गैप, जिसका मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर अभी लूप पॉइंट अवेलेबल हैं या कौन से सब टॉपिक हैं एक टॉपिक के अंदर जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन बनाकर अपनी फैकल्टी के पास जा सकते हैं जिसके अंदर भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिसके अंडर में। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो जो आपकी फैकल्टी है आपसे बोलेंगे कि कुछ टॉपिक्स लेकर आओ, तो आप अपने मन से कुछ टॉपिक्स बना लेना, अदरवाइज़ चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, किसी भी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस वो बना के दे देगा। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपकी फैकल्टी जिनके अंडर में आप करना चाहते हो वो अपनी तरफ से खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन आपको देंगे और फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे और फिर वो आपका जो है प्रपोजल राइटिंग कराएंगे। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अपने गाइड के पास जाएँ, वो पूरा सही से आपको जो है पूरी तरीके से समझा देंगे। क्वेश्चन सिलेक्शन के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो रेफरेंस आईडी मिलती है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस आईडी ही स्टूडेंट को यूज़ करनी है। टाइटल देना है जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को सही से दिखाए। फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है कि क्या टॉपिक है, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, किस एरिया में करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर प्रोवाइड करनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका वो बताना होता है। रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कितने लोगों पर आप स्टडी करेंगे, किस टाइप की स्टडी होगी, सैम्पल साइज क्या होगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से सैम्पल कलेक्शन करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी होती है। और फिर फाइनल आपकी रिसर्च स्टडी का क्या आउटकम रहेगा वो सब आपको यहाँ पर देना होता है, और जिन स्टडीज़ के बेस पर आपने रेफरेंस लिया है वो भी यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है। ये एक सैम्पल फॉर्मेट है जो प्रपोजल राइटिंग की थी पिछले साल, जो हमारे जूनियर बैच था। 24 बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उसमें से मैंने एक को सेलेक्ट किया। तो आप किसी भी कॉलेज के हों अपनी रेगुलर फैकल्टी के अंडर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं जिनको इसके बारे में थोड़ी आइडिया हो। और ऐसा ही प्रपोजल एक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या टॉपिक था इनका टॉपिक था इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल असेसमेंट इन प्री एक्लेम्प्टिक सब्जेक्ट्स। तो देखो यहाँ टॉपिक को देखकर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा हायर क्लासेस का है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पर स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि प्री एक्लेम्प्टिक सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्री एक्लेम्प्शिया होता क्या है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, प्री एक्लेम्प्शिया ऐसे पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर जिन फीमेल्स को 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन डेवलप होता है। नॉर्मली किसी को भी हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपरटेंशन की यहाँ पर खुद की भी डेफिनेशन है कि जिनका डायस्टोलिक बीपी 90 से अबव हो जाए, सिस्टोलिक बीपी 140 या उससे अबव हो जाए, या तो दोनों या कोई एक, हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया रहता है। तो उन्हें प्री एक्लेम्प्टिक पेशेंट कहते हैं जिन फीमेल्स के अंदर 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है। ठीक है, तो ये
प्रेगनेंसी वाले पेशेंट के अंदर देखा जाता है जिनको हाइपरटेंशन 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है, उन्हें कहते हैं प्रेग्लैम्टिक पेशेंट। तो उन पेशेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल के, कॉजेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया, यानी ये जो फैक्टर है इन्फ्लेमेशन अगर उसके अंदर हो रहा है बॉडी के अंदर, आप कैसे पता करेंगे इन्फ्लेमेशन? तो कई सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, उनको ब्लड के अंदर टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है या नहीं। उसी तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का पता लगाते हैं बॉडी में। तो क्योंकि इनका जो फैकल्टी थी वो बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में इन्होंने की थी, और जो पेशेंट हैं वो गायनी के यहाँ से ले लेंगे वो हॉस्पिटल से। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पहला इंट्रोडक्शन में बता दिया कि क्या है प्री एक्लेम्शिया इज अ मल्टी ऑर्गन डिजीज अफेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये पहले इन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर क्या क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, और फिर जो इनका मेन टॉपिक है जो कि प्री एक्लेम्शिया एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो यानी ये कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं कि प्री एक्लेम्शिया पेशेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का क्या रोल है प्री एक्लेम्शिया कराने में। तो कुछ कंट्रोल लेंगे, कुछ स्टडी ग्रुप लेंगे, तो उसमें फिर देखते हैं ओवरऑल फाइनल स्टडी करने के बाद कि क्या उसका आउटकम रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा, फिर अपने टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, इन्फ्लेमेशन का क्या रोल है प्री एक्लेम्शिया के अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, और फिर उसका ये असेसमेंट करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखा कि क्या ये पता करना चाह रहे हैं। तो इनका मेन काम था कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल का रिलेशनशिप क्या है प्री एक्लेम्शिया से, क्या इन्फ्लेमेशन होने से प्री एक्लेम्शिया के चांसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है प्री एक्लेम्शिया वुमेंस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो क्या प्री एक्लेम्शिया के रिस्क बढ़ते हैं या घटते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक पे, ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया, इसी तरीके से जो भी आपका टॉपिक होगा उसकी बेस पर आप रिसर्च करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि क्या क्या आपके रहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर आपके मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिसर्च के अंदर, कितना सैंपल साइज रहने वाला है। ये हालांकि सारी डिटेल की चीज़ें जो आपकी फैकल्टी जिनके अंदर आप रिसर्च करेंगे वो डिटेल में बता देंगे। ठीक है, ये पूरा सैंपल था इनका, और फिर उसके बाद इन्होंने फाइनल इसको सबमिट किया था, यही रेफरेंस था जो कि सिलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं और प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने गाइड को सेलेक्ट करें और कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर काम करने की कोशिश करें। आई थिंक काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की जितना किया जा सकता था, क्योंकि किसी भी एक या दो वीडियो में ऐसे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक ओवरव्यू आपको आ गया होगा। बाकी हर एक टॉपिक को अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक मैं चैनल आपको बता देता हूँ जो हमारे रिलेटिव्स का ही है, अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर जाकर, जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपके सामने जो चैनल है वो आ जाएगा, जहाँ पर आपको रिसर्च से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रिसर्च का मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, किस किस टाइप की रिसर्च होती है। तो यहाँ से जाकर आप जो है चैनल पे देखेंगे, बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाकर देख लेंगे। बाकी नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा चैनल का, और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। यहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट्स रिसर्च से रिलेटेड मिलते रहेंगे। हालांकि न्यू चैनल ही बनाया गया है, लेकिन रेगुलरली इस पर अपडेट आपको आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, PhD किए हुए हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इनके अंडर में रिसर्च कर भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर डिटेल में हर एक टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक आपको रिसर्च में चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होती है, कैसे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी बड़े टॉपिक होते हैं, किसी एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो आप जाकर यहाँ से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।